Hello everyone, myself नीलू यादव and welcome back to your YouTube channel लर्निंग विद नीलू। आज हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, आज है पार्ट 2। तो आज के हम टॉपिक देखेंगे। आज हमने जिस पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में तथा पूर्वांचल हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ पढ़ी थी हमने, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणी। इसी तरीके से हमने जो हिमालय था उसकी श्रेणी पढ़ी थी, महान हिमालय, लघु हिमालय जिसकी 2 श्रेणियाँ थी, धौलाधार और पीर पंजाल, और उसी तरीके से एक लास्ट था शिवालिक हिमालय। और हमने कुछ पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी देखी थी, उनको भी पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है कि हिमालय का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आज के टॉपिक हैं ये, और भारत का इसमें हिमालय का भारत में क्या महत्व है। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पीछे छूट चुके हैं, उनको भी इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसका श्रेय किसको दिया गया है। यानी कि देशांतरी विस्तार यानी कैसे, कौन से क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक उसका फैला हुआ है। तो हिमालय एक तलवार की आकृति में फैला हुआ है, बताया था मैंने। यहाँ पे है सिंधु नदी का गॉड, इधर है ब्रह्मपुत्र नदी का गॉड। ठीक है, सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय का देशांतरी विस्तार है, और इसको नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु से लेके सतलज, सतलज से लेके काली, काली से लेके तीस्ता, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इसका यानी कि जो हिमालय का देशांतरी विस्तार का श्रेय किसको जाता है, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है सर सिडनी बोरार्ड। सर सिडनी बोरार्ड, उन्होंने इसका देशांतरी विस्तार किया था, और सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के गॉड्स के आधार पर, और 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। ठीक, कौन कौन से हैं मैप में देख ले से कहाँ तक है, ये चीज़ देखते हैं। पहले तो ये जम्मू, ये दिख रहा है हमारा मैप, ये इस तरीके से ये इंडिया है। ठीक है, और यहाँ से ये राजस्थान वाला, ये जम्मू कश्मीर, और ये इधर नेपाल नीचे लग गया, उधर अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सिंधु नदी निकल रही है, इस तरीके से सिंधु नदी से स्टार्ट होके ये इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी पर एंड होता हुआ ये जा रहा है। तो सिंधु नदी से लेके सतलज रिवर, यानी ये सतलज रिवर आ रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी कि बीच का भाग है, उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज के बाद में और फिर काली नदी, सतलज नदी से काली नदी के क्षेत्र को यानी कि के बीच के भाग को, हिमालय के भाग को सतलज नदी है, उससे बाद काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये लद्दाख कश्मीर में पड़ता है। ठीक, उसके बाद में काली नदी से लेके और तीस्ता रिवर, यहाँ पे तिब्बत में तीस्ता रिवर, उसके बीच के क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और नेपाल में पड़ रहा है, नीचे ये भारत का बॉर्डर आ गया नीचे, और यहाँ ऊपर ये नेपाल, पूरी तरीके से नेपाल में पड़ रहा है, तो इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता रिवर के बाद में और ये ब्रह्मपुत्र नदी के तक के बीच के क्षेत्र को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि पंजाब हिमालय सिंधु से लेके सतलज के बीच में, सिंधु से लेके सतलज, ठीक है, सतलज से लेके काली, तो सिंधु से सतलज के बीच को पंजाब बोलते हैं, पंजाब हिमालय, और सतलज से लेके काली के बीच को हम बोलेंगे कुमायूं हिमालय। इसी तरीके से काली से लेके यानी कि जो काली रिवर है, काली से लेके सिंध के बीच, सॉरी तीस्ता रिवर के बीच, तीस्ता रिवर है उसके बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच को हम असम हिमालय के नाम से जानेंगे। तो देशांतरी विस्तार, नदियां हैं उसमें सिंधु, ठीक है, सबसे पश्चिमी सिंधु, उसके बाद में सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता, और सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र नदी। और क्रम है पश्चिम से पूर्व पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब हम देखते हैं कि इन हिमालय जो हिमालय के क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो पंजाब हिमालय है, उसमें कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार रेंज आती हैं, जो हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। कराकोरम, लद्दाख तो हमारे ट्रांस हिमालय के हैं, पीर पंजाल और धौलाधार ये हमारे लघु हिमालय के हैं। ठीक है,
उसके बाद कुमायूं हिमालय में आ रहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, गंगा और यमुना नदी का भी उद्गम यहीं से हुआ है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत को अगर हम चोटियों को इनको देखें तो ये हमारी कुमायूं हिमालय में आती हैं। और पूछा जाए कि गंगा और यमुना का कहाँ से उद्गम हुआ है, वो क्षेत्र अलग हैं। अगर हिमालय में पूछा जाए तो कुमायूं हिमालय में इनका उद्गम स्थल है। ठीक है। उसके बाद जो नेपाल हिमालय है, नेपाल में जैसे सबको पता ही है, नेपाल में जो हमारा बृहद हिमालय पूरी तरीके से वो नेपाल में पड़ता है। और बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट आता है। तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये आदि इम्पोर्टेंट जो चोटियाँ हैं वो इसमें पड़ रही हैं। और इसके बाद में जो असम हिमालय है उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, दिबांग, दिहांग, ये आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देख लीजिए, पंजाब में कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, धौलाधार, कुमायूं में बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, गंगा और यमुना रिवर, और नेपाल में कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, और असम में आगे देखते हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स इसमें आती हैं। तो 4 पार्ट हो गए, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पंजाब हिमालय पहले देखें। पंजाब हिमालय तो ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर के भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। यानी कि ऐसे सिंधु नदी है इधर, और इधर है सतलज, इसके बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय बोल रहे हैं। और जो ये एरिया घेरे हुए 500, जो यानी कि जो लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर की है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक हिमरेखा सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 5100 किलोमीटर से लेके 5800 किलोमीटर है। हिमरेखा क्या होता है? हिमरेखा जैसे कि पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ पे एक ऐसा क्षेत्र होता है, कल्पना यानी काल्पनिक क्षेत्र मान लिया जाता है, जहाँ पे बर्फ़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ समतल एक रेखा बना लेती है कि यहाँ तक, यानी ऊंचाई के हिसाब से देखा जा रहा है। एक सेकेंड, जैसे कि ये पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत पे यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे, यानी ऐसे एक काल्पनिक रेखा मान ली गई है कि यहाँ पे एक एरिया है, एक लाइन बना रहा है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, एक स्थल जैसा बन गया है वहाँ पे, उसको हम हिमरेखा बोलते हैं। तो जो पंजाब हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई वो 5100 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय। ये सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो सतलज से लेके काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। उत्तराखंड वैसे भी ऊंचा है, तो ये पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। और नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन आता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और नंदा देवी कौन से हिमालय की है? वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ओके। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। तो ये काली से तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर लंबाई में नेपाल में इसका विस्तार है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और नेपाल हिमालय में पीछे बताई चुकी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, इस प्रकार की चोटियाँ आती हैं। ठीक है। असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसमें सिक्किम, यानी कि जो असम हिमालय है उसमें कौन कौन से राज्यों में आता है? सिक्किम, असम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। और यहाँ पे जिस जो हिमरेखा है वो है हमारी 4400 मीटर, ठीक है, 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे मीटर में है, पीछे किलोमीटर में है। और इसी में असम हिमालय में दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। तो एक बार और रिवाइज करो इनको, कहाँ से कहाँ तक है। ये सिंधु, फिर ये सतलज, ये काली, फिर तीस्ता, और ये ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता, फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, यहाँ पंजाब या कश्मीर हिमालय। और सतलज से लेके काली के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और काली से लेके तीस्ता के बीच के क्षेत्र को हम बोले नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र को बोलेंगे असम। तो नदियाँ सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र।
और क्रम है इनका पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ओके, अब हम देखते हैं हिमालय का भारत के लिए महत्व, यानी हिमालय का की क्या इम्पोर्टेंस है भारत में होने से। तो फर्स्ट है जलवायु संबंधी प्रभाव, यानी कि जलवायु पर प्रभाव पड़ता है भारत पे। तो भारत जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के इधर चाइना है, ये हिमालय है इंडिया के बॉर्डर पे, और फिर इधर चाइना है, चाइना फिर इधर रसिया लगता है, तो यहाँ साइबेरिया प्रांत है। साइबेरिया प्रांत में क्या है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो हिमालय उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। तो जो साइबेरियन हवाएं हैं वो मैंने पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था, साइबेरियन हवा को भारत में आने से रोकता है हिमालय। और देखा होगा कि तो हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वैसे ठंड तो खैर रहती है ऊपर, लेकिन जितनी चाइना में रहती है 12 महीने में उतनी हमारे भारत में नहीं रहती है। तो एक इसका मेन इफेक्ट है हिमालय का भारत में कि ये साइबेरियन हवा को यानी जो ठंडी हवा है, बर्फीला क्षेत्र बन जाता नहीं तो भारत, उसको भारत में आने से रोकता है। नेक्स्ट इसका महत्व है कि जैसे हमारा ये है इंडिया, इधर है अरब सी और इधर है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से इस तरीके से हवाएं मानसूनी पवनें उठती हैं, ऊपर उठती हैं, टेम्परेचर बनता है, प्रेशर बनता है, और यहाँ हिमालय है तो हिमालय से टकरा के यहीं पे बारिश कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं भारत में हिमालय से टकरा कर भारत में वर्षा कर देती हैं उत्तर भारत में, जिससे उत्तर भारत को पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वर्षा का भी एक इफेक्ट मिल रहा है, यानी कि जो हमारी पवनें, अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो वो सीधे निकल जाती, लेकिन हिमालय से टकरा के और यहीं पे उत्तर भारत में वर्षा कर देती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जैसे ये भारत है, भारत के ऊपर इधर पड़ता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, तो वहाँ से जेट स्ट्रीम जो उठती हैं तो उनको भी 2 भागों में बांट देता है, तो जिससे जो हमारा लौटा हुआ मानसून है वो जेट स्ट्रीम यानी कि जो हमारा भूमध्य सागर की जेट स्ट्रीम है उनका भी एक ये रीज़न जलवायु संबंधी प्रभाव है भारत पर, यानी कि भारत का जो जलवायु से संबंधित है एक ये जो साइबेरियन हवाएं उनको आने से भारत में रोकती हैं। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, भारत जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो मानसूनी हवाएं उनको हिमालय से टकरा के वो उत्तर भारत में वर्षा कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जलवायु संबंधी जो हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जो पवनें इस तरीके से उठती हैं और फिर यहाँ तिब्बत की ओर, यानी यहाँ पे पड़ता है हिमालय इस साइड में, तो तिब्बत की ओर जिसके कारण क्या कहते हैं 2 भागों में बट जाती हैं, यानी कि जैसे यहाँ सागर है, मान लीजिए सागर महासागर, तो यहाँ से हवाएं उठेंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक तिब्बत की साइड मुड़ जाती है, एक नीचे मुड़ जाती है, तो जो तिब्बत की ओर चली जाती है और दूसरी आती है वो उत्तर भारत की ओर आ जाती है, जिससे उत्तर भारत में बारिश जो लौटा हुआ मानसून है उससे पर्याप्त वर्षा मिल जाती है। एक उत्तर भारत में आती है हिमालय से टकराकर बारिश होती है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से उठती हैं मानसून पवनें, एक अरेबियन सी मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, वहाँ से आती है जेट स्ट्रीम और वो एक इधर मुड़ के यानी कि तिब्बत में मुड़कर और दूसरी उत्तर भारत में मुड़कर लौटते हुए मानसून के रूप में बारिश करती है। नेक्स्ट है पॉइंट प्रतिरक्षा यानी कि सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के मामले में। तो जैसे कि हमने अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि कभी भी जो इस तरीके से तो भारत पे कभी भी आक्रमण इधर से हुआ है, हमेशा कभी इधर से आक्रमण नहीं हुआ हिमालय होने की वजह से, इसीलिए जो उत्तर दिशा में हिमालय है उससे कभी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, तो ये एक सुरक्षा दीवार का भी काम कर रहा है हिमालय। तो प्रतिरक्षा के मैटर में भी नदियों का स्रोत नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे जो हमारा हिमालय वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ अपने साथ में जरूर मिट्टी लेकर आती हैं, तो उत्तर भारत में नदियाँ आ रही हैं ऊपर से हिमालय से, यानी ये हिमालय है, हिमालय से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा ये नदियाँ निकल रही हैं, अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं।
तो ऊपर जो हमारा उत्तर भारत है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बना दिया है, जिससे उपजाऊ मिट्टी बन गई है। उपजाऊ मिट्टी होने के बाद वहाँ पे खेती हो जाती है। अगर यहाँ नदियाँ नहीं होती, हिमालय नहीं होता, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी नहीं होती तो यहाँ का क्षेत्र उपजाऊ नहीं बन पाता। ठीक है। नेक्स्ट है पनबिजली और बिजली, यानी कि हिमालय श्रेणी से नदियाँ निकलती हैं, ये देखा हमने। नदियों पे बांध बनाए गए हैं, जिससे क्या हुआ है कि पनबिजली यानी पानी से चलने वाली बिजली की परियोजना चल रही हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हो सकती है इसी के कारण, और इसी के कारण पानी की आपूर्ति हिमालय से निकलने वाली नदियों का विशेष योगदान है इसी में। यानी कि जो ये हिमालय है, हिमालय से रिवर्स यानी कि नदियाँ निकली, नदियों पे बनाया गया बांध। बांध से क्या हुआ, बांध बिजली उत्पन्न की गई बांध से, और वो बिजली से क्या बिजली बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे उसकी आपूर्ति कराई गई। तो यानी कि जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली की आपूर्ति हुई, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी भी प्राप्त हुआ, और वो सब किससे, हिमालय पे नदियाँ होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है वन संपदा यानी कि वन। तो हिमालय है उसमें एक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार अलग होते हैं, वो पढ़ाऊँगी जब मैं वन वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी। तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, हिमालय पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कोणधारी, अल्पाइन, यानी कि मुख्य रूप से ये वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, कोणधारी, अल्पाइन प्रकार के। जिससे क्या होता है, जो हमारी इमारती लकड़ी बनती हैं, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, और उद्योगों के लिए भी जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ती है वो यहीं से आपूर्ति हो पाती हो